मतलब ऐसे रहता है ऐसे। और जब ऐसे खींचे हुए जो इसकी पट्टी होती है ना, गुलेल की पट्टी, जो चमड़ा कहते हैं, रबर कहते हैं, उस रबर में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग हम क्या करते हैं, कंकड़ को काफ़ी दूर फेंकने के में होता है। आप लोग बचपन में बहुत चिड़िया को मारे होंगे, बहुत बंदर को मारे होंगे गुलेल से। कभी कभी तो हम लोग गुलेल से आम भी तोड़ देते थे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। जैसा कि आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि लेसन 2 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर स्टार्ट हो चुका है। जो कि कार्य के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, 2 वीडियो उस पर बनाए हैं, एक आपका थ्योरी का और एक आपका न्यूमेरिकल का। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्य से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको भी हम एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऊर्जा के बारे में। इस क्लास में ऊर्जा जानेंगे कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो हम एक वस्तु हो गए, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता, यानी कि जब हमारे पास कार्य करने की क्षमता है ना, तो ये ऊर्जा कहलाएगा। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में ऊर्जा नहीं रहता तो हम आपको पढ़ा नहीं पाते। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहता तो आप काम नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि कार्य करने के लिए ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो एक काम हो रहा है, काम हो रहा है, जिस क्षमता के द्वारा काम हो रहा है, यानी कि उसी को ऊर्जा कहते हैं। अगर ऊर्जा हमारे पास नहीं रहता तो फिर हम लिख भी नहीं पाते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य का एक और मात्रक हम पहले बताए थे पहले वीडियो में कि न्यूटन मीटर या जूल भी होता है। न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो याद रखिएगा कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, और ऊर्जा का तो मात्रक आपका जूल होता ही है। ये कार्य का मात्रक बताइए, किसका मात्रक बताए हैं? कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यानी कि आपसे छोटा छोटा ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, या कार्य के मात्रक किसके मात्रक के बराबर होते हैं। और ऑप्शन में दे देगा ऊर्जा, दे देगा ऑप्शन में, दे देगा गुरुत्वाकर्षण बल, दे देगा ऑप्शन में, दे देगा बहुत सारा फलाना ठिकाना बल भी दे सकता है, दाब भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। सॉरी, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। इस बात को भी याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ये देखिए 10 के पावर 7 अर्ग बराबर 1 जूल। अगर हम कहेंगे 1 अर्ग बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1 बटा ये जो इधर है ये आ जाएगा इधर, यानी कि 1 अर्ग बराबर 1 बटा 10 के पावर 7 जूल हो जाएगा। जबकि मान लीजिए कि 10 के पावर 7 अर्ग बराबर इतना, मतलब इतना आम के दाम इतना, तो 1 आम के दाम, यानी कि यूनिटरी मेथड, एक नियम आप लोग पढ़े हैं कि एक नियम में क्या होता है कि 1 का निकालने के लिए यहाँ पे जो चीज़ रहता है इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, उसीलिए 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 1 बटा 10 के पावर 7 जूल। अब देखिए 10 के पावर 7, तो ये जब ऊपर जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -7, 10 के पावर 7 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 1 अर्ग बराबर आपका निकल गया 10 के पावर -7 जूल। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि 1 अर्ग बराबर क्या होता है और 1 जूल बराबर क्या होता है।
तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, तो 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 10 के पावर -7 जूल। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है? अदिश राशि है। और अदिश राशि का डिफिनेशन आप लोग पहले से भी जानते हैं और हम बता के भी चुके हैं कि जिस राशि में केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा क्या है? आपका अदिश राशि है। अब देखिए, कार्य के प्रकार के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सॉरी, यहाँ पे कार्य के प्रकार नहीं, ऊर्जा के प्रकार, गलती से लिखा गया है कार्य के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्य रहेगा। तो देखिए, ऊर्जा के प्रकार कह रहे हैं कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा आपका 2 प्रकार का हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका असली जो स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर में कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे और पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया गतिज ऊर्जा और एक हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो गतिज ऊर्जा के बारे में जानने के लिए पहले ये सारा चीज़ को मिटाना पड़ेगा और उसके बाद से आपको गतिज ऊर्जा के बारे में अच्छे से हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है या किसी गतिशील पिंड में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे और आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल कि चलते वाहन की ऊर्जा। जब गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी तो गति कर रहा है ना, और गति जब कर रहा है तो उसके अंदर एक ऊर्जा है और उसी ऊर्जा को हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा। क्योंकि गतिज ऊर्जा हमेशा गति में ही आती है। अगर वस्तु स्थिर है तो फिर उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, उसमें फिर से है स्थितिज ऊर्जा। अभी हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले आप जानिए कि वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और जब वस्तु गति में है यानी कि गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक है, जैसे कि चलते वाहन की ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा इसमें है। गतिशील हवा की ऊर्जा, देखिए हवा अगर गतिशील है, हवा अगर बह रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो कहेंगे गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, हवा अगर बह रही है तो गतिशील न है तो गतिज ऊर्जा होगी। और चाबी भरी घड़ी की ऊर्जा, देखिए पहले घड़ी आती है कि एक बार चाबी उसमें भर दीजिए और भर देने के बाद से 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा तक चलती रहती है, और फिर से जब घड़ी बंद होने जाती है फिर से उसमें चाबी भर दिया जाता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम कहेंगे गतिज ऊर्जा। टहलते हुए व्यक्ति में भी होती है गतिज ऊर्जा। ये तो रुका नहीं है, ये टहल रहा है यानी कि गति की अवस्था में। अगर हम खूब यहाँ पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम खूब दौड़ रहे हैं तो हमारे अंदर गतिज ऊर्जा है। अगर स्थिर है ऐसे और ऊपर की ओर हम जा रहे हैं और वहाँ पे स्थिर हो गए तो फिर हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा भर जाएगी, और फिर से स्थितिज ऊर्जा से भी गतिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चलते वाहन की ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, गतिशील हवा की ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, चाबी भरी घड़ी की ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, टहलते हुए व्यक्ति की ऊर्जा ये भी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब कहिएगा कि m क्या है, v क्या है। अरे m क्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु कितना वजन है, उसका वेट कितना है, भार कितना है,
ये वस्तु का द्रव्यमान है m, और v क्या है, वस्तु का वेग है, किस वेग से क्या वो गति कर रहा है, ठीक है ना। ये v वस्तु का वेग है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि वस्तु का वेग, और m क्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। ये हो गया आपका वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग का वर्ग के गुणनफल का आधा होता है गतिज ऊर्जा। ऐसे भी हम लोग इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, कि वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु के वेग का वर्ग, उसका आधा होता है गतिज ऊर्जा। तो ऐसे भी हम इस फॉर्मूला से क्या बना सकते हैं, इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। अब देखिए गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ नोट्स है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम बता देते हैं कि यदि हम गतिज ऊर्जा यानी कि इस फॉर्मूला पे कि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी वस्तु का, गतिमान वस्तु का वेग को दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, दुगुना होगा कि आधा हो जाएगा कि चरगुना होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटाते हैं और देखिए उसके बाद से इस नोट्स पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान 3 kg, वस्तु का वेग 2, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तभी हम बताएं कि 1/2 mv², 1/2 इंटू एम के जगह पे 3 हो जाएगा, v², तो v के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3 दूना कितना हुआ 6, यानी कि अब आ गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 6। अब कहेंगे कि नहीं वस्तु का द्रव्यमान को दुगुना कीजिए, तो द्रव्यमान पहले 3 था, अब कर दीजिए द्रव्यमान 6, तब बताइए कि वस्तु काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ। तो अब इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², तो 1/2 इंटू एम के जगह पे पहले 3 था, अब हम कर दिए दुगुना यानी कि 6 कर दिए, ठीक है, इंटू v², v के जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर 4, ये हुआ आपका 6 दूना 12, यानी कि जब द्रव्यमान दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा पहले 6 आया था, ये हो गया 12, यानी कि द्रव्यमान दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाती है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, और ये याद करने वाली तो बात है ही, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगर याद करेंगे ना, फॉर्मूला के द्वारा याद करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम कहेंगे कि द्रव्यमान दुगुना किए हैं, अगर हम वस्तु का वेग दुगुना कर देते हैं, पहले था 2 तो अब कर देते हैं 4, तो देखिए पहले 2 था यानी कि द्रव्यमान 3, वस्तु का वेग 2, तो काइनेटिक एनर्जी आया 6। अब हम कर देते हैं इस वस्तु का वेग दुगुना यानी कि यहाँ पे 2 के जगह पे 4 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर होगा ना, v का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 2 तिहाई 6 और 16 तिहाई कितना होता है 16 तिहाई 48, तो 48 हो जाएगा, यानी कि पहले था 6 और जब हम वेग को कर दिए दुगुना तो ये हो गया एक बार 48, यानी कि 6 × 8 = 48, ये 8 गुना क्या हुआ गतिज ऊर्जा इसका बढ़ गया। तो वेग में अगर परिवर्तन करेंगे, जैसे कि वेग का अगर हम दुगुना किए तो 2 का दुगुना 4, तो गतिज ऊर्जा पहले 6 था तो ये हो गया एक बार 48, यानी कि 8 गुना बढ़ गया। अच्छा 8 गुना क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ना है, फॉर्मूला में स्क्वायर है, तो एक बार बढ़ेगा तो स्क्वायर हो के ना बढ़ेगा, स्क्वायर करके ना हम गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका ये 6 से 48 हो गया, यानी कि सीधे 8 गुना बढ़ गया। तो इस बात को भी आप लोग याद करके रख सकते हैं। अब आते हैं कुछ नोट्स है यहाँ पे, जैसे कि गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ नोट्स है जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक किताब में दिया नहीं हुआ, कम से कम 2-3 किताब को हम पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको हम यहाँ पे आप लोग के सामने लाए हैं। अगर इसका पूरे का PDF लेना चाहते हैं ना फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको फ्री में PDF दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट्स के बारे में बात करते हैं
गतिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा होती है, क्योंकि क्रियाशील की हमेशा काम करने के मोड में रहती है। जब गति में है तो काम करने ही के ना मोड में है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाने की गति में है, यानी कि आपको सिखाने के मोड में है। समझ रहे हैं ना, आपको सिखाने के मोड में है, यानी कि गतिज ऊर्जा हमेशा क्रियाशील ऊर्जा कहलाती है या क्रियाशील ऊर्जा होती है। वेग बदलने पे गतिज ऊर्जा बदल जाती है। सीधा सीधी आपको एग्जाम्पल हम दिखा दिए कि वेग पहले 2 था तो अब हो गया 4, तो काइनेटिक एनर्जी 6 था तो हो गया 8। तो याद रखिएगा कि वेग बदलने पर भी गतिज ऊर्जा बदलती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। संचित ऊर्जा कौन है? स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये गति के कारण उत्पन्न होती है, और संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में उत्पन्न होती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा कि हवा अगर बह रही है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 4 गो ऑप्शन तैयार हो गया। तो बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगी। यहाँ पे भी देख सकते थे कि द्रव्यमान माने थे यहाँ पे 6, यानी कि 3 का दुगुना, तो गतिज ऊर्जा भी हो गई थी दुगुना। तो द्रव्यमान को जितना बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा का मान भी उतना बढ़ेगा, और द्रव्यमान को जितना घटाएंगे गतिज ऊर्जा का मान भी घटेगा। वेग को भी जितना बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, वेग को घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान भी घटेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों ऊर्जा रहती है। अगर किसी वस्तु को ऊंचाई पे पृथ्वी से हम कुछ ऊंचा पर रख देते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में अगर ये गतिशील पिंड है, गति कर रही है, तो फिर इसमें दोनों ऊर्जा रहेगी। कौन कौन? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिशील की अवस्था में तो गतिज ऊर्जा होगी ही होगी। अब ऊंचाई पे है, पृथ्वी तल से अगर ऊंचाई पे है तो फिर इसमें स्थितिज ऊर्जा भी पैदा हो जाएगी। तो ये आपका याद रखिएगा कि वस्तु का द्रव्य ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों ऊर्जा रहती है। ऊंचाई से नीचे गिरने पर स्थितिज ऊर्जा का मान कम होती है और गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होती है। जब यहाँ पे हम किसी वस्तु को यहाँ से गिराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान, जो इसमें ऊर्जा संचित है, उसका मान कम होती जाती है, और जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा, उसका मान बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि कोई वस्तु अगर ऊंचाई पर स्थित है और ऊंचाई से नीचे गिर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इस बात को समझिए कि यदि 2 पिंडों का गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है, तो अधिक और कम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। ये बहुत खतरनाक लाइन है, ये पूछ देता है तो हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि यदि 2 पिंडों का गतिज ऊर्जा समान है तो अधिक और कम द्रव्यमान वाले पिंडों का संवेग अधिक होगा। अधिक और कम द्रव्यमान वाले पिंडों का संवेग अधिक होगा कब? जब 2 वस्तु का गतिज ऊर्जा समान होगा तब। तो आप लोगों को गतिज ऊर्जा पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की ओर। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और उसको लिखते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताने वाले हैं, तो ये बताइए कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, स्थितिज ऊर्जा कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण, यानी कि वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि वस्तु आराम से है यहाँ पे, अगर इसमें इसका अवस्था में परिवर्तन करेंगे, इसकी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, जैसे कि वस्तु को उठा के यहाँ पे कर दिए
तो इसकी अवस्था में परिवर्तन कर देना। तो जब अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे कि ये आपका पानी हो गया और यहाँ पे आप बना दीजिए बांध। तो ये बांध तो आप बना दिए और बांध बना के पानी को इकट्ठा किए, तो पानी में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि बांध उसको रोक रहा है। अगर ये बांध नहीं रहता तो पानी गति करने लगती, यानी कि पानी आगे की ओर बहने लगती। तो जब गति में आ जाती तो गतिज ऊर्जा हो जाता है। और जब रुका हुआ है, जब वस्तु स्थिर है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि ये जो है ना बांध उसको रोक रहा है। अगर बांध को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे यही जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में एक बार ऐंठ दीजिए, चाबी लगा दीजिए, ठीक है, और उस चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है ना, घड़ी को गति कराने के लिए काफ़ी होती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। तना हुआ धनुष में लगा तीर। अब बताइए कि जब हम धनुष की जो डोरी होती है उस डोरी में होती है स्थितिज ऊर्जा, और जब उसको हम तान दिए तो स्थितिज ऊर्जा तो इसमें भर गई, तीर में तो भर गई, ठीक है। और जैसे तीर को छोड़ देंगे तो वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है उसको ना पैदा कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। तो तना हुआ धनुष में लगा जो तीर उसमें स्थितिज ऊर्जा आपका हो जाएगा। गुलेल में खींची हुई रबर की पट्टी की स्थितिज ऊर्जा, गुलेल आप लोग ऐसे देखे नहीं होंगे, ठीक है। ये गुलेल में क्या होता है? खींची हुई, मतलब ऐसे रहता है, ऐसे। और जब ऐसे खींची हुई जो इसकी पट्टी होती है ना, गुलेल की पट्टी, जो चमड़ा कहते हैं, रबर कहते हैं, उस रबर में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग हम क्या करते हैं? कंकड़ को काफ़ी दूर फेंकने की में होता है। आप लोग बचपन में बहुत चिड़िया को मारे होंगे, बहुत बंदर को मारे होंगे गुलेल से। कभी कभी तो हम लोग गुलेल से आम भी तोड़ देते थे, ठीक है ना। तो इस गुलेल को जब हम खींचते हैं तो उसकी जो रबर होती है, रबर फैलती है और उसमें स्थितिज ऊर्जा का उपयोग होता है, और कंकड़ को काफ़ी दूर फेंकने के लिए उस स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग हम लोग करते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m का मतलब हुआ आपका मास, g का मतलब हुआ ग्रेविटी फोर्स, और h का मतलब हुआ ऊंचाई, ठीक है। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, तीनों को हम गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है। अभी हम बताए हैं, आपको बताया ना कि गतिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा होती है, क्योंकि हमेशा ये काम करने के मोड में रहती है, गति में रहती है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा रहती है। और स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्रियाशील मोड में नहीं रहती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या रुकी हुई ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा होती है। यहाँ पे देखिए ना, अभी लिखा होगा कि स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार का संचित है, अस्थिर है। जब तक इसको कोई नॉक नहीं करेगा तब तक ये ऊर्जा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको जब तक कोई टॉर्च नहीं करेगा तब तक स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? संचित रहेगी। और जब हम टॉर्च करेंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा गति में बदल जाएगी। कहने का मतलब कि जैसे कि गुलेल है और ये रबर है, इसमें स्थितिज ऊर्जा तो है ही। अब क्या करेंगे कि रबर का यूज करते हैं, खींचते हैं, उसमें स्थितिज है, और वही स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं कंकड़ को दूर तक फेंकने में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा में ये आ जाती है, ठीक है। ऊंचाई बदलने पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी बदलती है। देखिए ऊंचाई, जितनी ऊंची वस्तु को ले जाएंगे उतनी स्थितिज ऊर्जा उसमें बढ़ती जाएगी, या जितना नीचे रहेगा वस्तु उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही कम होगी। यानी कि वस्तु की ऊंचाई बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ती है, अब वस्तु की ऊंचाई घटाने पर
स्थितिज ऊर्जा का मान घटती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ऊंचाई पर स्थित विरामावस्था के पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा रहती है। अभी हम आपको बताए हैं कि ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु, अगर वस्तु कोई ऊंचाई में है और वो गतिशील की अवस्था में है तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा भी दोनों विद्यमान होते हैं। लेकिन अगर वस्तु ऊंचाई पर है और वो गतिशील की अवस्था में नहीं है, विरामावस्था में है, रुका हुआ अवस्था में है, तो उस केस में आपका स्थितिज ऊर्जा उसमें रहती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेके जाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा हो जाती है। अभी हम बताएं कि अगर किसी वस्तु को यहाँ पे धरती, ये जैसे पृथ्वी तल हो गया, यहाँ पे रख दो तो इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है, इसमें कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। और जब इसी वस्तु को थोड़ा ऊपर लेके चले जाओ, अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण F बराबर mg होता है ना, तो जब वो गुरुत्वीय त्वरण इसको खींचता है और ये क्या करता है, इसका विरोध करता है, ये ऊपर जाना चाहता है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं नीचे खींचता है, तो उस केस में आपका क्या कहलाएगा कि स्थितिज ऊर्जा पैदा हो जाएगी और ये नीचे आने के लिए तत्पर रहेगा। और जब स्थितिज ऊर्जा इसमें पैदा हो जाएगी, धरती से ऊपर लेके जाएंगे, स्थितिज ऊर्जा पैदा होती जाएगी, और जब नीचे हम छोड़ देंगे अचानक तो ये गतिज ऊर्जा में आके पृथ्वी पर गिर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है आपको नोट में आप लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहते हैं आप लोग तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है। और इसके पहले की क्लास देखना चाहते हैं, जैसे कि कार्य मैं पढ़ा चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उसको आप देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।